हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एके लर्निंग। आज हमारी हिंदी की पहली क्लास है। पहले हम एक बार सिलेबस समझ लेते हैं हिंदी का। जो आपका हिंदी का सिलेबस होता है, देखो इसमें आपके जो कुल प्रश्न आते हैं, मतलब जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं, कुल जो प्रश्न आते हैं वो आपके होते हैं 30। ठीक है। और जो कुल आपके अंक होते हैं वो भी होते हैं 30। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि आपका हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक अंक मिलेगा अगर आप सही करते हैं तो। और इसकी अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस होता है वो कैसे डिवाइड होता है। एक आता है आपका पद्यांश, पहले पद्यांश आता है। दूसरा होता है गद्यांश और तीसरा होता है आपका शिक्षा शास्त्र। इसमें देखते क्या है, आपका जो पद्यांश होता है वो आता है आपका 9 मार्क्स का। ये गद्यांश जो होता है वो आता है आपका 6 मार्क्स का। तो ये हो गए टोटल आपके 15 मार्क्स। और 15 मार्क्स की आपकी जो है ये शिक्षा शास्त्र, यानी कि ये पेडागोजी वाला ही पार्ट होता है। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 30 मार्क्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आपका जो गद्यांश और पद्यांश होता है, एक पैराग्राफ दे देंगे, है ना, पद्यांश या गद्यांश जिसको बोलते हैं हम। जैसे आपने 8th 9th क्लास में भी, है ना, ऐसे सोल्व करा होगा, बोर्ड के एग्जाम्स में भी दिया होगा। तो इसके थ्रू वो जो है आपसे ग्रामर के क्वेश्चंस पूछता है, व्याकरण के क्वेश्चंस पूछता है कि संधि बताओ या मुहावरे का अर्थ बताओ या उपसर्ग प्रत्यय बताओ, है ना। तो इसमें आपके जो है व्याकरण का भी पोर्शन इसी में कवर हो जाएगा। और इसमें हमें पेडागोजी पढ़नी होती है हिंदी की। अब देखो, जो हिंदी जो पेडागोजी का है, जो मतलब जो शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है, तो शिक्षा शास्त्र है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है ना। उसमें मतलब कंपेयर अगर हम करेंगे इससे व्याकरण से, तो अगर मैं शिक्षा शास्त्र की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 5-6 क्लासेस में मैं कवर करवा दूंगा आपका जो शिक्षा शास्त्र वाला है। बाकी जो हमें व्याकरण होगा वो थोड़ा सा डीप में समझना होगा कि ये इतने से टॉपिक्स हैं, और अगर 15 मार्क्स यहाँ से आप लूज करते हो तो आपका जो स्कोर है, ओवरऑल जो स्कोर है सीटेट का, वो कम होगा, है ना। तो हमें व्याकरण अच्छे से समझना होगा, इसलिए मैं पहले व्याकरण स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी। तो व्याकरण का सिलेबस देखो, इसमें संधि है, समास है, उपसर्ग प्रत्यय, विकारी अविकारी शब्द, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो आज हम ये संधि स्टार्ट करेंगे। आज हम पहली क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, संधि। नेक्स्ट में हम समास इस तरीके से करते रहेंगे। चलते हैं संधि। संधि देखो, संधि क्या होता है, संधि का मतलब होता है मेल। क्या होती है, मेल। मेल, जब दो नए शब्दों को मिला के आप एक नया शब्द बनाते हो तो उसको बोलते हैं संधि। अब जो संधि होती है आपकी वो 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती है संधि जो होती है आपकी। देखो, एक होती है आपकी स्वर संधि, दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। अब देखो, जो स्वर संधि होती है, स्वर से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो हमारे पास 11 स्वर होते हैं, 11 स्वरों में से किन्हीं भी 2 वर्णों का जब हम मेल करते हैं तो उसके बाद जो हमें नया शब्द मिलता है वो स्वर संधि के अंदर आएगा। दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जब एक व्यंजन और एक वर्ण या फिर दोनों ही व्यंजन होंगे और उनके मेल से कोई एक नया शब्द बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि। और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि, जहां पे विसर्ग का इस्तेमाल होगा। एग्जांपल्स के थ्रू अभी समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे स्वर संधि में हम लेते हैं दीपावली। दीपावली, दीपावली को आप क्या, इसकी संधि कैसे करते हैं, दीप जमा अवली। अब ये देखो, ये जो आपका पै होता है ना, दीप से आपका ए आएगा। ए क्यों आएगा, देखो पै समझो। जो आपका पै होता है ये कैसे बना हुआ होता है, ये आधा पै, ये शुद्ध व्यंजन होता है, और जमा में ए। ठीक है, ए।
तो यहां से ये ए आ गया, पे का इधर से ए आ गया और इधर से ये ए आ गया, तो ये क्या है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो दोनों को मिला के ये वर्ड बना दीपावली। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों स्वर मिले, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको स्वर संधि बोलेंगे। आगे चलते हैं, व्यंजन संधि समझते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है, या तो एक स्वर होगा या तो एक व्यंजन होगा, ठीक है, या तो फिर दोनों ही व्यंजन हो सकते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका जगन्नाथ है, इसकी अगर आप संधि करेंगे तो क्या बनेगा, जगत जगत प्लस नाथ। अब देखो यहाँ पे ये जो तय है, ये तय क्या है, ये है व्यंजन आपका, ये तय क्या है आपका, व्यंजन है। और यहाँ पे न भी क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ से क्या आया आपका, तय जमा में न, ये तय आधा तय है, इसलिए मैंने इसके पीछे ए नहीं लगाया, ये शुद्ध व्यंजन है। तय और न, ये व्यंजन और ये भी व्यंजन, तो ये दोनों क्या बन गए, इन दोनों को मिला के बना हमारा जगन्नाथ, ठीक है। तो इसलिए किसका एग्जाम्पल होगा, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होगा। आगे चलते हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि समझो, जैसे आपका प्रातः काल होता है, इधर लिखते हैं, जैसे आपका प्रातः काल होता है, अगर आप इसकी संधि करोगे तो वो कैसे आएगी, प्रातः और काल, तो ये यहाँ पे देखो विसर्ग आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि। अभी और क्लियर हो जाएगा जब हम इसको डीप में पढ़ेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर होगी कि संधि के 3 टाइप होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वरों के मेल से वर्ण शब्द बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वर संधि। अगर एक स्वर एक व्यंजन या फिर दोनों व्यंजन होंगे तो वो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होगा, और अगर विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि। आगे समझते हैं, अब बात करते हैं स्वर संधि। देखो जो स्वर संधि होती है उसके होते हैं आपके 5 प्रकार। एक होता है आपका एक होता है आपका अनुसंधि, एक होता है आपका यण संधि, चौथा होता है आपका रिधि संधि, और एक लास्ट 5वां होता है आपका गुणयण और अयादि संधि। ये हैं आपके स्वर संधि के प्रकार, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके डीप में समझेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाकी आके। अब समझते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। देखो दीर्घ संधि वो संधि होती है जिसमें आपका सजातीय स्वरों का मेल होता है। क्या होता है, सजातीय स्वरों का मेल। अब ये सजातीय स्वर क्या होते हैं, सजातीय स्वर समझते हैं जो एक जैसे होते हैं, जैसे ए जमा ए, ये क्या है, सजातीय स्वर। या फिर आ जमा ए, ये भी क्या है आपका सजातीय स्वर। छोटी और बड़ी ई, ये क्या हो जाएंगे, सजातीय स्वर, ठीक है। आई होप आपको सजातीय स्वर क्लियर होंगे। अब देखो स्वरों का चल रहा है तो यहाँ पे स्वरों का ही मेल होगा, ठीक है। ए और ए स्वर है, आ और ए स्वर है, छोटी और बड़ी स्वर है, ठीक है। तो ये है आपके सजातीय स्वर।
आप देखो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे आपका ये दीपावली है, दीपावली को मैं क्या लिख सकता हूं? दीप जमा अवली। अब देखो यहां से ये जो पे है, पे से आपका क्या आ जाएगा? ए, और यहाँ का भी ए, जमा में ए, सॉरी, ये आपका आएगा ए, और ये क्या बन जाएगा? आ। ठीक है, दीर्घ संधि मतलब बड़ा वाला स्वर बन गया। देखो छोटा है और छोटा है, क्या बन गया? बड़ा वाला आ। तो ये क्या है आपका? दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल समझते हैं। नेक्स्ट आपका विद्यार्थी, इसमें क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, यहां से आपका विद्या से क्या आ जाएगा? आपका आ, और अर्थी का यहां से देखो आ गया वो, और यहां से भी ए, जमा में ए। तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा आ। होपफुली इतना क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पे क्या देखा हमने? सजातीय स्वरों का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। यहाँ पे भी सजातीय स्वर, यहाँ पे भी सजातीय स्वर। आगे देखते हैं देवालय, इसका क्या होगा? देव जमा आलय। होपफुली आपको क्लियर होगा। अब देखो यहाँ वह है, अब ये जो वह है ये इस तरीके से है, आधा वह जमा में अ। तो यहां से मैं ए उठाऊंगा, क्या उठाऊंगा? ए। तो यहाँ देव से क्या आ जाएगा? ए, और प्लस आलय का भी आ। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा आ। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा आ। ये क्या हुआ? सजातीय स्वर जो एक जैसे स्वर हैं उनका मेल हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये दीर्घ संधि बन रही है। ठीक है, एक जैसे स्वर मिलके बड़ा वाला जो है वर्ण बना रहे हैं, तो क्या है? ये सजातीय स्वर, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। दूसरा हमारा पुरावशेष, इसको क्या लिखेंगे? अच्छा सॉरी, उससे पहले हमारा रविंद्र, रविंद्र को समझते हैं। रविंद्र को समझते हैं अब। रवि प्लस रवि प्लस इंद्र। यहाँ पे क्या हुआ? रवि में छोटी ई है, तो यहां से हम छोटी ई लेंगे। क्या लेंगे? छोटी ई। ये हो जाएगा आपका ये छोटी ई, जमा में इधर से भी ये छोटी ई, ये छोटी ई, ये क्या बन जाएगा? बड़ी ई, है ना? देखो इधर से छोटी ई और इधर से छोटी ई, तो यहाँ पे क्या बन गया? बड़ी ई आ गया। तो ये क्या है? ये आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं पुरावशेष। पुरावशेष ये कैसा होगा? पुरा अवशेष। इसमें देखो पूरा यहां से आ की मात्रा, और यहां से आ, तो ये क्या बन जाएगा? आपका आ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? पुरावशेष। आगे चलते हैं। दीपावली, तो ये तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, आई होप ये दीर्घ संधि आपको क्लियर हो गई होगी। दीर्घ संधि में क्या होता है? जो सजातीय स्वर होते हैं वो मिलके एक बड़े वाले वर्ण का बड़ा वाला वर्ण बनाते हैं, और फिर वो क्या हो जाता है? वो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा स्वर संधि। स्वर संधि, एक मिनट, ये है ना, ये स्वर संधि नहीं है, ये है आपकी विसर्ग संधि।
इसको मिटा देते हैं। ये रहेगा आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जहां पे आपको विसर्ग देखने को मिलेगा। समझते हैं इसको, जहां वर्णों का परिवर्तन विसर्ग में हो, वर्णों का परिवर्तन क्या हो जाएगा, विसर्ग में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो निर्धन है इसको आप कैसे लिखोगे, निर्धन को आप लिखोगे धन। अगर आप निर्धन की संधि करोगे तो ये इस तरीके से होगा। देखो ये जो निर्धन है ना, ये एक्चुअली में ऐसे था, पहले ये था, पहले ये वर्ड है, इसका हुआ धन, इस तरीके से था ये। फिर ये जो ये हलन था, इसका क्या हो गया, इसका हमने बना दिया विसर्ग। ये रूल है, ये रह का क्या हो जाता है, विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, नी जमा धन। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे देखो विसर्ग आ गया, तो ये क्या हो गया, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। आगे चलते हैं। दुष्परिणाम, इसका क्या होगा, परिणाम। यहाँ पे भी क्या हम देख रहे हैं, विसर्ग है, तो ये क्या है आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा मनोविज्ञान। मन और विज्ञान, यहाँ पे भी क्या आ गया, आपका विसर्ग आ गया। आई होप इतनी बात क्लियर समझ में आ रही होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो मनोरथ, मनोरथ का क्या हो जाएगा, मन और रथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या समझा हमने, ये हमने देखा विसर्ग संधि के एग्जाम्पल। ठीक है, आज की क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे बाकी के वो हैं, बाकी के जो विसर्ग संधि के सॉरी जो स्वर संधि के एग्जाम्पल्स हैं उनको कवर करेंगे। तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, अभी हमने इसके स्वर संधि के कुछ 5 टाइप समझे थे, जो दीर्घ संधि, व्याधि संधि, अयाधि संधि, गुण संधि, है ना, इस तरीके से जो 5 थे। तो अभी हमने 2 को डिस्कस करा है। कल की क्लास में, मतलब कल तो सीडीपी की आएगी, नेक्स्ट वाली क्लास, कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी, है ना, परसों वाली क्लास में, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो हमारे बाकी के जो रिमेनिंग टाइप्स संधि के उसको कवर करेंगे। आई होप आपको इतना ये सब क्लियर होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपनी सीडीपी की वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए।